प्रॉब्लम है द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड विद अ मीटर रॉड हैविंग लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर. इट्स डायमीटर इज मेजर्ड विथ वर्नियर कैलिपर्स हैविंग लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर. गिवन लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 2.00 सेंटीमीटर. द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम ऑफ द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम. देखो अब एक यहां पे हमने सिलेंडर बना लिया, ठीक है. इस सिलेंडर का लेंथ कितना लिखा जाए और इसका रेडियस कैसे लिखा जाए. तो लेंथ का वैल्यू कितना लिखा इसने, लेंथ इज 5 लेंथ इज 5.0 सेंटीमीटर. और एरर कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, तो एरर लिस्ट काउंट से डिसाइड होगा. इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ है, 0.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है. दिस इज द लिस्ट काउंट ऑफ स्केल. और रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 2.00 सेंटीमीटर. प्लस माइनस कौन सा एरर डालूंगा, लिस्ट काउंट एरर, और तो कुछ है नहीं, तो लिस्ट काउंट एरर ही डालेंगे. अब देखो डायमीटर मेजर किया वर्नियर कैलिपर से जिसका लिस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर, तो 0.01 सेंटीमीटर. क्लियर है, बात समझ में आई. अब हमको निकालना है वॉल्यूम में परसेंटेज एरर. तो वॉल्यूम कितना लिखेंगे सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, है ना. लॉन लगा लो, लॉन वी बराबर लॉन पाई प्लस 2 लॉन आर प्लस लॉन एल, है ना. पार्शियली डिफरेंशिएट करो, डी वी अपॉन वी बराबर, ये तो 0 हो गया, 2 डी आर अपॉन आर प्लस डी एल अपॉन एल, है ना. सो परसेंटेज एरर इन वी बराबर 2 इंटू परसेंटेज एरर इन आर प्लस परसेंटेज एरर इन एल, यही आएगा, है ना. तो ये हम सीधे सीधे भी कैलकुलेट कर सकते थे. यहां देखो डेल्टा वी अपॉन वी दैट इज 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल, है ना. दिस इज द मैक्सिमम परमिसेबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर. अब ये देखो कैसे लिख पाओगे तुम लोग, 2 इंटू डेल्टा आर कितना आ गया 0.01 अपॉन आर कितना है 2 प्लस डेल्टा एल कितना आ गया 0.1 अपॉन 5, है ना. क्लियर है, इसको निकल गया. तो परसेंटेज एरर इन वी कैसे निकालोगे, ये जो भी आया इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आगे बन जाएगा. और है कौन सा, पेज नंबर 10 में कौन सा बोलो, एग्जाम्पल नंबर 10 8. इस प्रॉब्लम में कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द टेंशन लेंथ of the string and the mass per unit length of the string. derive the formula for frequency. ठीक है, तो पहली बात कि इस इंफॉर्मेशन से हम फॉर्मूला नहीं डिराइव कर सकते हैं, हम एक इंपेरिकल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, है ना. मतलब जिसमें हम डायमेंशनली काम कर सकते हैं, उसमें डायमेंशन निकालने को बोला है. ठीक है, तो कहा कि फ्रीक्वेंसी को अगर मैं एफ से डिनोट करूं
तो ये फ्रीक्वेंसी किस किस पर डिपेंड कर रहा है? ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रहा है उस स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ये जो हमने स्ट्रिंग लिया, ये खिंचा हुआ स्ट्रिंग है ना, तो इसमें फोर्स होगा, टेंशन, है ना, इसमें फोर्स क्या है? टेंशन है, एफ, स्ट्रिंग के अंदर, उस पर डिपेंड कर रहा है। और किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड कर रहा है। और तीसरा कह रहा है मास पर यूनिट लेंथ, इसकी लंबाई एल है, उस पर डिपेंड कर रहा है। और इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है ना, उस पर डिपेंड कर रहा है। एनी प्रॉब्लम? तो इसको रिलेट करके हम क्या लिख सकते हैं कि एफ प्रोपोर्शनल होगा एफ एल और म्यू के कुछ ना कुछ पावर्स होंगे, है ना। क्या पावर्स हो सकते हैं? मान लेते हैं ए बी सी लिख दिया मैंने। अब अगर ये इक्वेशन, अभी तो इक्वेशन नहीं बना, तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो, क्या करोगे? एक कांस्टेंट लेके आओगे, k इंटू एफ एल और म्यू पावर ए बी एंड सी हो गया। क्लियर है? क्लियर है? अब ये इक्वेशन अगर हमारा है तो इस इक्वेशन को डायमेंशनली क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट होने का क्या मतलब हुआ कि एलएचएस का डायमेंशन और आरएचएस का डायमेंशन सेम होना चाहिए। यही हमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल बताती है। तो उसके डायमेंशंस बराबर कर लू। तो इधर जो लिखा तुमने फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या डायमेंशन होगा? m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 और t इनवर्स, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वन ऑफ टाइम पीरियड, वन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, है ना। तो इनवर्स हो गया ना, टी इनवर्स हो गया। चलो, इसमें हम लोगों ने जो के लिखा है, ये के क्या होता है? के होता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। याद आ रहा है? तो अब लिखो यहां पर फोर्स का डायमेंशन लिखोगे कितना? एम एल टी इनवर्स 2 का पावर कितना करोगे? ए। यहां एल का पावर कितना करोगे? बी। और ये जो लिखा म्यू, म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। सो इसका डायमेंशन होगा एम एल इनवर्स टू द पावर सी। ठीक, अब बन जाएगा। तो इसके आगे क्या कर लेना है? जैसे यहाँ एम का पावर क्या होगा? यहाँ 1 है, का पावर ए है, तो ए हो गया, प्लस यहाँ पर सी हो गया। एल का पावर यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर माइनस सी हो गया। और टी का पावर यहाँ पर कितना है? माइनस 2a हो गया। क्लियर है? चलो, अब यहां से फिर इसके तीन अलग अलग इक्वेशन आ जाएंगे, उन इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। क्लियर है? कि आगे बताना है? हो जाएगा ना? चलो, ओके, और बोलो। और है? चलो, ठीक है। तो एरर्स अपने खत्म हो गए। किसी को और प्रॉब्लम है एरर्स में? बोलो। क्यों कर रहे हो? ठीक है। कौन सा? 46। कहता है द रैंडम एरर इन द अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज x, then the random error in the arithmetic mean of 400 observation would be। तो तुम्हें क्या लगता है, पहले ये बताओ। जब ये सवाल पढ़े तो तुमको क्या लगा? रैंडम एरर किसे कहते हैं? रैंडम एरर का कोई कॉज हमें पता नहीं चलता। रैंडम एरर हम किसे कहते हैं? ऐसा एरर जिसका कॉज, सोर्स हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके। जिसका सोर्स आइडेंटिफाई हो जाता है वो सिस्टमेटिक एरर होते हैं। चलो मैं इसको हटा दूं।
चलो समझो ये सब थोड़ा सा बात कि एरर को हम, है ना, ऐसा कह सकते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक एरर और एक होता है रैंडम एरर और एक हो जाता है पर्सनल एरर। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर कौन से एरर हुए? वो एरर हुए जिस एरर को हम, जिसका सोर्स आइडेंटिफाई कर लेंगे क्यों हुआ, है ना। और रैंडम एरर क्या हुआ? इसका सोर्स आइडेंटिफाइड नहीं हो सकता है। सोर्स क्या है? वी कांट से। ठीक है, इसका सोर्स क्या है? नोन है। बात समझ में आई? सिस्टमेटिक एरर्स के सोर्स आपको पता है और जिसका सोर्स पता चल गया गलती का, हम उसे क्या कर सकते हैं? रेक्टिफाई कर सकते, उसको करेक्ट कर सकते, है ना। पर्सनल एरर, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स क्या है? ये ह्यूमन एरर है, हम गलती करते हैं इसलिए पर्सनल एरर है। एक्सपेरिमेंटर पे डिपेंड कर रहा है, यानी सेम एक्सपेरिमेंट जो मैं करूंगा और तुम करोगे बहुत फर्क पड़ेगा, है ना। अगर मैं टीचर हूं और मैं एक ट्रेंड एक्सपेरिमेंटर हूं, है ना, वो मैं एक्सपेरिमेंटलिस्ट हो गया, है ना, तो मेरे पास ज्यादा स्किल है तुम्हारी अपेक्षा, है ना। जैसे मान लो कि हम स्केल से मेजरमेंट कर रहे हैं चीजों को, अब हम ऐसे मेजर कर रहे हैं और हमारा मेजरमेंट यहां चल रहा है, हम देख यहां से रहे हैं, देख यहां से रहे हैं, तो इसमें भी एक एरर हो जाएगा क्योंकि आप जो मीटर स्केल डाले हुए हैं, ग्रेजुएशन किधर है? मीटर स्केल कभी देखे हो? मीटर स्केल थिक होता है, थोड़ी तो मोटाई होती है ना मीटर स्केल की जी, और उसका ग्रेजुएशन टॉप लेयर पे होता है। और तुम जिस चीज को माप रहे हो तो वो सरफेस पे होता है, तो वो जो थिकनेस के थ्रू तुम देख रहे हो, तुमने तो पढ़ा है ना ऑप्टिक्स में कि भाई थिकनेस के थ्रू चीजें देखते हैं तो उसका एक शिफ्ट होता है। तो नॉर्मली देखने में शिफ्ट नॉर्मल ही होता है। अगर मैं चीजों को नॉर्मली देखूंगा, है ना, ऑब्जेक्ट मान लो यहां है ना, देख हम यहाँ, और स्केलिंग यहां रहती है की हुई, है ना, और जो चीजें बनी हुई होती है वो सरफेस पे होती है ऐसे। तो इस पॉइंट को अगर कोई देख रहा है और यहां से देख रहा है तो इसका शिफ्ट किधर होगा? ऊपर ही होगा, तो वो लाइन नहीं ना बदला, इसी लाइन में होगा, तो मेजरमेंट में एरर आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई यहां से इसको देखे, है ना, यहां से अगर देखे तो ये यहां नहीं दिख के थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाता है। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो तुमको इसका लाइन यहां नजर आएगा, ये एरर आ गया। अब इस एरर को कौन सा एरर बोलोगे बताओ? ये जो मैंने ऑप्टिक्स वाला आइडिया डील किया, ये शिफ्ट वाला, ये तो पढ़ा है, समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है ना। अगर कोई इधर से देखना चाहेगा तो वो बदल जाएगा, अगर कोई इधर आंख लगा के देखेगा, है ना, तो उसको ये यही वाला पॉइंट यहां नजर आ रहा है, तो उसका लाइन तो ये बन गया ना, तो उसको वो कहेगा मेजरमेंट में वैल्यू यहां है। जो इधर से देख रहा है आंख लगा करके वो कह रहा है कि यहां है, यानी यहां है पॉइंट, और जो सामने से आंख लगा के देख रहा है वो कह रहा है यहां है पॉइंट, है ना। तो ये एक्चुअली हम जान रहे हैं कि इसका लाइन यही है, तो यही एक्चुअल पॉइंट है। तो ये जो एरर आया, ये एरर हमारी गलती है ना, कि हमने मेजरमेंट के वक्त ये स्किल नहीं सीखा, सिर्फ ये देख लिया कि जहां पर लाइन मैच कर रहा होगा वही लेना है ना। लेकिन ये नहीं ध्यान दिया कि हमको साइड से नहीं देखना है, कहां से देखना है? ठीक सामने से देखना है, ठीक सामने से, ये नॉर्मल व्यू देखना है। दिस काइंड ऑफ एरर इज कॉल्ड पर्सनल एरर। दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ concentration, lack of skill, है ना, etc. इवन द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपको मेजरिंग, जो इंफॉर्मेशन है मेजरमेंट के वक्त क्या क्या चीजें प्रिकॉशंस लेने हैं, वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता है, सो आप उसमें एक एरर कर रहे हैं। ऑल सच काइंड ऑफ एरर्स आर ग्रुप्ड एज पर्सनल एरर। ठीक है,
ये जो सिस्टमेटिक एरर्स है, इस एरर्स के सोर्स है, इसको हम रेक्टिफाई कर सकते, रिमूव कर सकते, कैन बी रिमूव। लेकिन इसका सोर्स आइडेंटिफाइड है, नहीं पता है सोर्स, तो कैन नॉट बी रिमूव। इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही? और जब हम इसे रिमूव नहीं कर सकते तो सवाल है कि अब करेंगे क्या? तो हम इसे रिड्यूस करना चाहिए। बात समझ में आया? है ना? इट कैन बी रिड्यूस्ड। कैसे रिड्यूस करोगे, कैसे कम करोगे? जस्ट बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स। इसको कैसे रिड्यूस करेंगे? स्टैटिस्टिकली करेंगे, है ना? गणित लगाएंगे इसके अंदर। कौन सी गणित? स्टैटिस्टिकल मेथड्स की। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट में फटाफट नोट करिए, तो मैं आगे इसको एक्सप्लेन करता हूं। So it can be removed. लिख लिया? चलो, तो कैसे स्टैटिस्टिकली हम लोग कम कर सकते हैं, है ना? तो जैसे एक एग्जांपल से सोचने की कोशिश करते हैं हम लोग, कि जैसे मान लो हमने कहा गया हमसे कि एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है। ओके, एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम निकालते हैं, तो हमें पहले तो डिफिनीशन ऑफ टाइम पीरियड पता होना चाहिए, ये तो फिजिक्स है भाई। तो क्या हुआ, एक एक्सट्रीम से ये दूसरे एक्सट्रीम तक जाएगा,
तो इस दौरान जो टाइम लगा ये जाने का और वापस आने का, तो ये t बराबर 0 टाइम पर यहां था, फिर गया और फिर जो आया ये t बराबर t जो है, यही t क्या हो गया मेरा टाइम पीरियड, है ना? क्लियर है? तो इसको कोई अगर मेजर करना चाहेगा तो वो एक्सपेरिमेंटली एक काम बड़े अच्छे से कर सकता है। एक सिंपल पेंडुलम बना लिया, एक एक्सट्रीम पे चला गया, है ना, और घड़ी देखना शुरू कर दिया, और जो भी एक कंफर्टेबल टाइम उसको लगा वहां पे उसने इसको रिलीज कर दिया। ओके, अब ये गया और वापस आया, वो घड़ी देख रहा, जब देखा कि यहां आ गया है ना, घड़ी देख लिया। लेकिन इसमें एक झंझट है, क्योंकि जब तुमने देखा घड़ी तो चलती रही, तो काउंट करने में प्रॉब्लम होता है। तो चलो कोई बात नहीं, इसका भी उपाय लोगों के पास है, स्टॉप वॉच आ गए, उसी के लिए स्टॉप वॉच बना। जिस वक्त, है ना, आप हाथ में स्टॉप वॉच रखे रहे, जिस वक्त इसको रिलीज किया स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, ये गया वापस, जिस वक्त लगा कि एक्सट्रीम पे आया आपने स्टॉप वॉच ऑफ कर लिया और टाइम देख लिया कि कितना लगा। लेकिन आपने गौर नहीं किया, इसमें एरर आया। कैसा एरर आया? क्या एग्जैक्टली जिस वक्त तुमने रिलीज किया, क्या एग्जैक्टली एट द सेम टाइम तुमने स्टॉप वॉच ऑन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, एक छोटा सा गैप होगा, व्हाट वी कॉल इट द रिएक्शन टाइम। फिर जब आया तो ठीक एग्जैक्टली जब वो एक्सट्रीम पर आया उसी वक्त ये ऑफ होगा? नहीं होगा। तो ये एक एरर आएगा और इसका कोई उपाय नहीं है। हम भी करेंगे तो आएगा, तुम भी करोगे तो आएगा। ये डिफरेंट थोड़ा बहुत हो सकता है कि हमारे और तुम्हारे रिएक्शन टाइम डिफर करते हैं, इस बात से ही जो डिफरेंस आना है ना? बात मेरी समझ में आ रही? सो हाउ कैन यू रिड्यूस दिस काइंड ऑफ रैंडम एरर? तो एक उपाय है, सोचो जरा ध्यान से, कि मैंने क्या किया कि एक बार नहीं मेजर किया, इसको 10 बार होने दिया। 1 2, अब काउंटिंग में एरर नहीं ना आएगा। 1 2 3 4 5 ऐसा करके 10 टाइम, टोटल टाइम जोड़ लिया। तो ये जो एरर आया था स्टॉप वॉच ऑन करते और ऑफ करते हुए, ये तो एक बार ऑन करते हुए आया, एक बार ऑफ करते हुए आया। वो एक मेजरमेंट करो कि 50 मेजरमेंट करो, सेम, ऑलमोस्ट सेम आना है। लेकिन जब तुम 10 बार किए तो ये एरर टोटल कितने में डिवाइड हो गया? 10 टाइम में डिवाइड हुआ या नहीं हुआ? तो कम हो गया या बढ़ गया? बात समझ में आई? अगर मैं यही 100 बार करता तो यही एरर कितने बार में डिवाइड होता? 100 टाइम में डिवाइड हो जाता, तो और घट जाता। अब समझ में आया कैसे हम स्टैटिस्टिकली कम कर पाते हैं? तुम्हारे सवाल का जवाब मिला? इसका सवाल था, तो मैंने बंद कर दिया जी। पेज नंबर क्या था? 31। The random error in the arithmetic mean of 100 observation. So when you made 100 observation, the random error is x. ठीक? When you made the 400, तुम्हारा दिमाग कहेगा कि 4 गुना बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन ये क्या हो जाएगा? अब समझ में आया? So random error will be reduced. When you increase the number of observation, random error will reduce. Clear है? ओके। हम बोलेंगे कि एक सवाल के लिए इतना भाषण दिए, सीधे बता देते, सीधे बता देते तो आप याद करते। जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो ये बात समझ में आई, अब आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द सेम विथ कि जैसे हम लोग अपना वॉच लेते हैं, ठीक है, घड़ी लेते हैं, इसमें हमारे घड़ी का भी तो एक लिस्ट काउंट लिमिट है ना जी। हाँ, अब ये लिस्ट काउंट अगर मान लो है 0.1 सेकेंड का, या छोड़ो 1 सेकेंड ही ले लेता हूं मैं, तो अगर तुम घड़ी भी देख करके करोगे या तुम अपना स्टॉप वॉच ही लिए, तो उसका एक तो तुम्हारा रैंडम एरर आया, दूसरा तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट के कारण आया ना। तो मान लो तुमने टाइम पीरियड मापना चाहा और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड था 4.6 सेकेंड, तो तुम्हारे, अच्छा इसको 0.1 कर लेता हूं, 0.1 सेकेंड का है अगर मान लो, ठीक है,
तो तुम्हारे घड़ी के कारण भी तो एक एरर आया या नहीं आया? इवन यू कैन रिड्यूस दिस एरर। हाउ? 10 टाइम कर दो। तो वो जो लिस्ट काउंट का एरर आया वो कितने हिस्से में बटेगा? 10 हिस्से में बटेगा कि नहीं बटेगा? तो टाइम पीरियड में कमी आएगी कि नहीं आएगी? टाइम पीरियड के हिस्से यानी एक हिस्से में 1/, इसका 10 हिस्सा हो जाएगा। अगर 100 ऑब्जर्वेशन किए तो इसका 100 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से हम उसको भी रिड्यूस कर लेते हैं, है ना। आप जाके देखना, इस पर आपको प्रॉब्लम भी मिल जाएगा। ठीक है, पूछा हुआ सवाल आपको मिल जाए। ठीक है। सो हम लोग जब सिंपल पेंडुलम जैसा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कभी भी सिंगल ऑब्जर्वेशन, ये सिंगल ऑसिलेशन का नहीं लेते हैं। ठीक है, 50 ऑसिलेशन ले लिया, 10 ऑसिलेशन ले लिया, अभी जितना तुम्हारे पास वक्त है उस हिसाब से बढ़ा लो। क्लियर है? और कुछ है? ठीक है, आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन होगा रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, हाउ डू यू काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सब पता है? ओके। राउंडिंग ऑफ के रूल्स पता है? या किसी को उसमें कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है ना? दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है? अरे बेटा, क्लास नहीं की, आप किसी बुक से निकाल लीजिए, लिख लीजिए, उसमें क्या है, रूल्स है, रूल इज रूल। तो हमने भी वही बताने है, किताब ने भी वही बताना है, हमने क्या उसमें एक्स्ट्रा बताना है वो मैं बता दूंगा। लेकिन बाकी आप तो वो तो नोट कर सकते हैं, उसको तो समझ सकते हैं, लिख के 2-4 बार समझ सकते हैं। चल, तो राउंडिंग ऑफ की जरूरत क्या थी मैं उस पर बात कर लूंगा थोड़ा सा। बात समझ में आया है ना? और सिग्निफिकेंट फिगर पे मैं थोड़ा सा बात। चल, मिटा दूं? लिखना है या मिटाऊं? चल, हम लोग जो काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, इसका बेसिक फंडा क्या है बताओ? हमने तो ठीक है रूल्स याद कर लिए कि कैसे काउंटिंग करें, लेकिन बेसिक फंडा क्या है इसका कि हमारा मेजरमेंट कहां तक रिलायबल है, ये हम काउंट करें। बात समझे या नहीं समझे? हमारा इंस्ट्रूमेंट, हमारा मेजरमेंट कहां तक रिलायबल है, हम ये काउंट करते हैं। आई मेरी बात समझ में? मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मैं कहूं कि किसी रॉड का लेंथ मैंने लिखा 2.6 मीटर, तो इसमें हमको एक झलक क्या मिल रही है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कितना है, 0.1 मीटर का लिस्ट काउंट है। अगर किसी ने इसको चेंज करने की कोशिश करी, अगर किसी ने कहा कि नहीं सर मैं ना ऐसे लिखने वाला 2.60 मीटर, अगर ये साधारण गणित है तो इट डजेंट मेक अ डिफरेंस। 2.6 एंड 2.60 व्हाट इज डिफरेंस? मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या दोनों में डिफरेंस है? एक दिन किसी बच्चे ने इस जीरो को भी काउंटिंग शुरू कर दी थी कि सुनी थी कि सर इसको ना 10 से डिवाइड करेंगे तो देखिए सर, नो नो प्रॉब्लम बेटा, हाँ हाँ, मैं उसके लिए कहा कुछ कुछ बोला मैंने आपको सिर्फ कहा कि प्लीज रिवाइज इट, घर पे जाइए देखिए। मिसकंसेप्शंस ऐसे ही आते हैं। आज तक कोई बताओ जानबूझ करके अपने अंदर मिसकंसेप्शन लाया है? अरे मेरे अंदर आ जाए 2-4 मिसकंसेप्शन ताकि मैं भी कुछ गलती कर लूं, है ना? नहीं, ऐसे ही आते हैं। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है मैथमेटिकली, बट फिजिक्स में अंतर पड़ गया। क्या अंतर पड़ गया? इसका लिस्ट काउंट हो गया 0.01 सेंटीमीटर मीटर में, तो मीटर।
अगर किसी ने लेंथ मेजर कितना किया 2.6 मीटर का, और वो गणित का पक्का आदमी है, वो बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, 2.6 लिखो 2.60 लिखो, वो कहा कि हम ये लिखेंगे, व्हाट्स प्रॉब्लम। लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये मेजरमेंट रिलायबल नहीं रहा। क्यों नहीं रिलायबल रहा? नंबर्स वाइज कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो सेम है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन अंतर क्या पड़ गया वो समझो। मतलब जब मैं कह रहा हूं कि कोई अंतर नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कि एकदम से अंतर नहीं है, मेरे कहने का भाव समझ में आ रहा होगा, है। लेकिन अंतर क्या पड़ रहा है वो समझिएगा। अंतर यह पड़ रहा है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट कौन बदल रहा है, यानी आप इससे ज्यादा प्रिसाइज ये है इंस्ट्रूमेंट, यानी आप रिपोर्ट कर रहे हैं मोर प्रिसाइज मेजरमेंट। हाउ इज इट पॉसिबल कि हमको जो इंस्ट्रूमेंट मिला वो 0.1 मीटर से कम माप ही नहीं सकता है, और हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि 0.01 सेंटीमीटर 0.01 मीटर माप लिया, तो इस पर विश्वास किया जा सकता है। तुम हमको मीटर स्केल दे दो और हमको यहां से रेलवे स्टेशन तक का डिस्टेंस मापने बोलो, और मैं तुमको रिपोर्ट करूं, देखो जी रेलवे स्टेशन तक का जो लेंथ है वो है 526 मीटर, है ना, 36 सेंटीमीटर और 25 मिलीमीटर है। ये रिपोर्ट मैंने तुमको कर दिया, तो तुम हमसे पूछोगे ना, सर ठीक है मैंने तो आपको मीटर स्केल दिया था, मीटर स्केल का मतलब हो गया कि कम से कम जो डिस्टेंस आपने मापा वो 1 मीटर होगा, तो आपने सर सेंटीमीटर कहां से मापा, और छोड़िए सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर कहां से मापा? स्केल तो अलाउ ही नहीं कर रहा था। बात समझ में आया कि नहीं आया? सो ये वाला जो पार्ट हम अपने रिपोर्ट में लिख रहे हैं, क्या ये रिलायबल होगा? नहीं होगा रिलायबल। सो हमारा मेजरमेंट रिलायबल नहीं हो रहा है, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो कि भाई आपकी काउंटिंग प्रॉपर होनी चाहिए नंबर्स की, सिग्निफिकेंट फिगर्स की। साथ ही अगर मैं रूल्स नहीं आपको बताने जा रहा हूं, रूल्स आपने जो पढ़े हैं वही रखिए, अपने को मतलब नहीं है। इसीलिए ना कई बार अलग ढंग का क्वेश्चन आ जाता है। मान लो कहा कि इतना है नंबर, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इट हैज, ट्रू। टू भी है, 3 भी है, 4 भी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स हैज नथिंग टू डू विद द नंबर्स, है ना, इट इज फॉर मेजरमेंट। और मेजरमेंट में नंबर आते हैं कि नंबर के साथ यूनिट भी आता है? अरे मेजरमेंट करोगे तो किसी स्केल से करोगे ना, यूनिट तो रखोगे ना। ये तुम नंबर्स में खेल गए। बात समझे कि नहीं समझे, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर का बेसिक आइडिया जो है वो मेजरमेंट से एसोसिएटेड है। सो जब रिपोर्ट हम करेंगे मेजरमेंट का, तब देखा जाएगा कि मेजरमेंट मेरा कैसे आया। मान लो मैंने मीटर स्केल से ही मापा और हमको 500 मीटर आया, अब इसमें तुम सिग्निफिकेंट फिगर 1 लिखोगे। ये जो 500 मीटर आया, ये 500 मीटर हमको बता रहा है कि हमने 1 मीटर का 500 गुना मेजर किया था। बात समझ में आ रहा है? सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इट हैज? 3। बात समझ में आई कि नहीं? वो जो जीरोज हैं वो आए कैसे हैं? हमने कन्वर्जन में डाल दिया है या मेजरमेंट से जीरो आया है? ये जीरो मेजरमेंट से आया है, तो इसको कैसे हम छोड़ देंगे? वॉट इट, जो कहा समझ में आया? तो ये मामला है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग इसीलिए आई ताकि हम देख सके कि हमारा मेजरमेंट किस हद तक रिलायबल है। क्लियर है? बाकी जो रूल्स है आप लोग रूल्स
देख लीजिए, उसमें कहीं कंफ्यूजन होगा या कुछ होगा तो हम फिर बात करेंगे उस पर, क्योंकि वो सब वही है, किताबों में वही लिखे हुए हैं, तो आपको वही करना है। हाँ, समझने के तौर पर जो मैंने बताया ये ध्यान में रखना कि आया क्यों, लॉजिक ये था इसका आने का, है ना, ताकि आप रिपोर्टिंग दाएं बाएं नहीं कर सके। अब राउंडिंग ऑफ क्यों आया, क्या जरूरत पड़ गई आपको राउंडिंग ऑफ करने की? तो जैसे मान लो सिंपल पेंडुलम है, और पेंडुलम, तो पेंडुलम लटकाओगे तो नीचे बॉब भी लटकाना पड़ेगा, तो बॉब का भी तो अपना साइज है। पेंडुलम का लेंथ होता है बॉब का जो सेंटर है, एक्चुअली वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, वहां से लेकर के सस्पेंशन पॉइंट तक के बीच की दूरी, इस दूरी को पेंडुलम का लेंथ कहते हैं। एल क्या हो गया, लेंथ ऑफ पेंडुलम, है ना। लेकिन सही से देखो तो इसमें दो अलग अलग लेंथ है, हाँ या ना। एक हमारा स्ट्रिंग का लेंथ है, हाँ या ना, और दूसरा हमारा क्या है, बॉब का रेडियस है। सो लेंथ ऑफ द पेंडुलम विल बी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस रेडियस। अब गौर करो, तुम जो लेंथ मापोगे इसका स्केल अलग होगा, और रेडियस मापने का स्केल अलग है। इंस्ट्रूमेंट सेम होगा क्या दोनों का? नहीं होगा। इसको किससे मापेंगे? सेंटीमीटर स्केल से मापोगे। और इसको किससे मापोगे? इसको किससे मापोगे? वर्नियर कैलिपर से मापोगे। ठीक है, मान लो तुमने इसको मापा, तुमको लेंथ आया कितना, 3.6 सेंटीमीटर आया, और वर्नियर कैलिपर से रेडियस मापे, तुमको आया मान लो, बड़ा ही करके मैं बता रहा हूं, 1.25 सेंटीमीटर आया। How can you add these two? 3.6 centimeter and 1.25 centimeter. How can you add? प्रॉब्लम क्या आता है, हम लोग इसमें लगा देते हैं जो हम लोगों ने बचपन में गणित सीखा था, मैथ सीखा था, वो आइडिया। क्या आइडिया लगा देते हैं हम लोग कि देखिए 3.6 था, 1.25 है, यहां 0 लगा लीजिए, ऐड कर देते हैं, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, सो 4.85 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल। यही ना, बट इट गोज रॉन्ग। क्या गलती हो गई? गणित गलत लगा दिए क्या? नहीं नहीं, गणित तो बिल्कुल सही लगा था, फिजिक्स गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ी हो गई भाई फिजिक्स में? फिजिक्स इसलिए थोड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है। गलती ये हो गई कि इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कितना था, 0.1 सेंटीमीटर। इसका लिस्ट काउंट कितना था, 0.01 सेंटीमीटर। अब यहां जो तुमने, इसमें क्या हो गया, लिस्ट काउंट कितना हो गया? ये कैसे हो गया? जादू जानते हो, लिस्ट काउंट ही बदल दिया तुमने अपने इंस्ट्रूमेंट का। यानी तुम्हारा मेजरमेंट जो आया, और ऑपरेशन करते वक्त जो मेजरमेंट तुम यूज कर रहे हो, उसका प्रिसीजन बढ़ गया या घट गया? प्रिसीजन बढ़ा दिया तुमने। नहीं समझ में बात आई? क्या यह संभव है कि हम प्रिसीजन बढ़ा दें? क्या यह मेजरमेंट रिलायबल रहा? रिलायबल रहा? नहीं रहा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर देखो, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर था, 2, और यहां कितना हो गया, 3। गड़बड़, ये नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो क्यों सिग्निफिकेंट फिगर जरूरी है ना। वैसे ध्यान में नहीं आता है लिस्ट काउंट वगैरह पर, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर पर ध्यान रहेगा अगर नियम के तहत याद रखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर इंक्रीज नहीं करा सकते आप, तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर तो बढ़ गया। कॉज समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कॉज, बेसिक कॉज।
बेसिक कॉज ये कि ये मेजर्ड, ये जो रिपोर्ट हम यहां जोड़ करते वक्त यूज कर रहे हैं ये रिलायबल नहीं है, सो यू कांट यूज इट। तो सर तब तो कभी नहीं जोड़ पाएंगे। बिल्कुल जोड़ पाओगे। क्या करेंगे वो देखो, 3.6 सेंटीमीटर और 1.25 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है भाई? ये 5 ना, आप इसको हटा दीजिए। क्या कर दीजिए? रिमूव कर दीजिए। तो इसको हटा दें तो ऐसे कैसे हटा दें? हटाने के भी नियम होने चाहिए फिर। तो हटाने के नियम बने, वही नियम क्या है आपके? राउंडिंग ऑफ रूल है। अभी ये क्या हो गया है? क्या करोगे बोलो, क्या रूल पढ़े हो? 5 से बड़ा हो तो एक ऐड करते हैं, 5 से छोटा हो, जिस फिगर को राउंड ऑफ कर रहे हो अगर 5 है, 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है? 5 से छोटा है तो यूं ही छोड़ देना था, 5 से बड़ा है तो 1 ऐड करना था, लेकिन यहां लफड़ा है कि 5 ही है। अब क्या करोगे? हाँ, अगर 5 ही है तो हमको देखना पड़ेगा कि उससे पहले पीछे जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। ऑलवेज मेक इट इवन, हमेशा उसे क्या बना डालना है? इवन। अब है ही इवन तो क्या बनाओगे? कुछ नहीं करोगे। अगर ऑड है तो क्या बनाओगे? इवन बना दोगे। सो इट विल बी, ये हो गया, दिस इज द आंसर। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ऐसा रहता, 3.6 रहता, 1.254 रहता, देन अब क्या करते? अब क्या करते? अभी भी वही करते या कुछ बदल जाता? नहीं, अब बदल जाएगा। नहीं, इसका लॉजिक ये है कि आप एक्चुअली 4 को राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं, यू आर राउंडिंग ऑफ 54। यू आर राउंडिंग ऑफ 54। अब इसके इधर सबका राउंड ऑफ कर रहे हो ना, तो 50 से कम था तो छोड़ देना था, 50 से ज्यादा था तो 1 ऐड करना था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 50 रहता तो फिर चेक करते। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? सो 5 के पीछे कौन बैठा है वो इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ में आई? 5 के पीछे अगर 0 है या कुछ नहीं है तब फिर सेम रूल होंगे कि मेक इट इवन। अगर 5 के पीछे कोई नॉन जीरो फिगर बैठा हुआ है तो फिर आपको 1 ऐड करने थे, तो ये हो जाता 3.6 1.3 है। क्लियर हुआ? तो ऐसे इसके रूल्स है। वेट्स एंड मेजरमेंट कमेटी जो है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट कमेटी, उसकी प्रोसीडिंग्स निकलती है ऑलमोस्ट एवरी ईयर, है ना। गो थ्रू दो प्रोसीडिंग्स, उसके रूल्स है, रेगुलेशंस है, इन सब चीजों पे वो जो तय करते हैं वही अपने को फॉलो करना होता है। ठीक है, चलो बाकी आप जानते हैं। अगर उसमें कोई दिक्कत होगा तो हम लोग बहस उस पर करेंगे, बात करेंगे। ये लॉजिक समझ में आया या नहीं आया ये मुझे बता दो। वाई वी नीड राउंडिंग ऑफ, करते ही क्यों है? पहले तो ये हुआ। व्हाट इज द रोल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। हाउ कैन वी काउंट द सिग्निफिकेंट फिगर, ये तमाम चीजें हमें, ठीक है रूल्स हम लोग याद कर लेते हैं लेकिन उसका फंडामेंटल हमसे छूटता है, तो उसको थोड़ा समझ लेना है। क्योंकि जब आपका एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करेगा तो वो इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करेगा अपने क्वेश्चन में, वो फंडामेंटल पे बात करता है। ठीक है, सीधे सीधे आपके रूल्स पे वो नहीं जाता है। चलिए ओके, आगे बढ़िए। हाँ यस, दैट डजंट मैटर। मान लो 3 4 कुछ भी है तो तुम इसको राउंड ऑफ कर रहे हो ना, इट इज मोर देन 5 ना, नहीं समझे? इसीलिए अरे इसको ऐसे सोचो, 5000, हाँ इससे ज्यादा हो गया ना, तो इसीलिए 1 ऐड कर देना। अगर 2 ही था तो हमने कहा कि 50 से ज्यादा है तो ऐड कर दी। बहुत सिंपल लॉजिक है, जिस लॉजिक से आप 5 से ज्यादा में ऐड करते थे ना वही चीज है। समझे?
तो खतरा उसमें नहीं है कि 5 से कम था 5 से ज्यादा था, खतरा किसमें है? 5 है। तो 5 है तो पीछे देखो, मतलब यहां के हिसाब से आगे देखो, आगे देखो क्या है, 0 है या नहीं है, 0 है या नहीं है, तब क्या करना है? अगर नॉन जीरो आ गया तो तब एक ऐड कर दो, इवन ऑड का चक्कर ही नहीं है फिर। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। तो अब हम लोग एरर से फ्री हो गए। इसको आप यूज करते रहिए, जितना इसमें अभ्यास करिएगा, सवाल बनाते रहिएगा, उतना क्लियर होता रहेगा, है ना। और जो भी प्रॉब्लम्स आएगा उसके डिस्कशन में कुछ ना कुछ हम आपको नया सिखाते चले। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब कितना बताना है वो तो आपके क्वेश्चन हमें बताएंगे ना। तो आप क्वेश्चंस जब पूछिएगा तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ ना कुछ आपको समझा देंगे। अभी हम लोग किस में चल रहे हैं? कैनोमेटिक्स में चले। ठीक है, कैनोमेटिक्स को हम लोग दो हिस्से में बांट लेते हैं। ठीक है, लेकिन पहले कुछ फंडामेंटल कर लें, उसके बाद बांटे तो चलेगा। सो फंडामेंटल काइनेमेटिक्स में बेसिक बात समझो, काइनेमेटिक्स में फिजिक्स नहीं है। पहले तो ये समझ लो, दिमाग से लोड कम हो जाएगा। क्यों फिजिक्स नहीं है? फिजिक्स होने का मतलब होता है जहां पे नेचर का कोई लॉ इन्वॉल्व हो। ओके, काइनेमेटिक्स में नेचर का कोई लॉ इन्वॉल्व नहीं है। काइनेमेटिक्स में कुछ डिफिनीशंस है। ठीक है, आपको वो डिफिनीशंस याद रखने हैं, समझना है, और उसको कैसे यूज करते हैं ये सीखना। इसमें काइनेमेटिक्स में कोई लॉ नहीं है, इसलिए हम इसे फिजिक्स में नहीं गिनते। लेकिन ये इसेंशियल पार्ट है, क्योंकि इसके बिना फिर फिजिक्स में आप जाओगे तो बहुत सारा काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बस वो डिफिनीशंस अच्छे से पकड़ लेने, क्या क्या डिफिनीशंस है। तो काइनेमेटिकल पैरामीटर्स क्या क्या है, तो डिपेंड करता है कि आप कौन से काइनेमेटिक्स डील कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लीनियर काइनेमेटिक्स में है और एंगुलर काइनेमेटिक्स में है, हाँ, तो चीजें अलग अलग होती है, पैरामीटर्स चेंज कर जाते हैं। इसमें हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? डिस्टेंस डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं, और क्या डिफाइन करते हैं? वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, स्पीड डिफाइन करते हैं, और एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं। एंगुलर में क्या डिफाइन करते हैं हम लोग? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं। ये पैरामीटर्स के डिफरेंसेस। ठीक है, हम लोग अभी फिलहाल लीनियर वाले पर बात कर रहे हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स में भी अभी हम लोग कौन से काइनेमेटिक्स पर बात कर रहे हैं? पार्टिकल काइनेमेटिक्स। ठीक है, हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? हाँ, एक सिंगल पार्टिकल को लेकर के चल रहे हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग बाद में चल करके, है ना, पार्टिकल काइनेमेटिक्स के बाद ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का काइनेमेटिक्स डील करते हैं। ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का काइनेमेटिक्स का मतलब जहां सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है उसकी बात करते हैं। तो वहां पर आप सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वहां हम लोग क्या यूज करते हैं? सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। उसी में एक स्पेशल क्लास होता है रिजिड बॉडी, जिसमें दो पार्टिकल के बीच की दूरी कभी चेंज नहीं करती है। फिर उसकी काइनेमेटिक्स की बात करते हैं, तो रिजिड बॉडी काइनेमेटिक्स डील करते हैं। ठीक है, इस तरह से काइनेमेटिक्स 2-3 बार आ जाएगा आपके पास। फिलहाल हम लोग पार्टिकल काइनेमेटिक्स में। पार्टिकल काइनेमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि ये पार्टिकल क्या होता है। ये कुछ नहीं होता है, ये पॉइंट होता है। जो तुम मैथ्स में पॉइंट कहते हो वही है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। बात समझ में आया? समझ में आया? फिर तुमको कहा जाएगा कि ठीक है, लेकिन हम लोग तो सवालों में देखे हैं कि बस इज मूविंग, वो भी पार्टिकल काइनेमेटिक्स में, तो क्या बस पार्टिकल है? बिल्कुल नहीं। तो पार्टिकल कहेंगे किसको भाई? एक तो समझ में आया, ठीक है, पॉइंट ये पार्टिकल है, मैथमेटिकल आइडिया है,
है ना। ये एकदम मैथ्स है और कुछ नहीं, सिंपल सा मैथ्स। अब है कि अगर कोई बॉडी है मान लो ये, तो इसके अपने लीनियर डायमेंशन होंगे, हाँ या ना, अपना साइज होगा कि नहीं होगा। और इसका जो तुम करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन जहां करने जा रहे हो वो दूरी अगर बहुत ज्यादा हो एल से, जिस पॉइंट पे तुम इसका ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हो P पॉइंट पे, तो ऐसी स्थिति में तुम उस बॉडी को क्या कह सकते हो, बोलो। यू कैन ट्रीट इट एज पार्ट। जैसे कार तुम्हारी मान लेते हैं 2 मीटर की कार है, थोड़ी लंबी हो गई लेकिन फिर भी ठीक है, 2 मीटर की कार है, और तुम उससे यहां से चले गए शिमला, तो शिमला की दूरी कितनी है, मान लेते हैं 2000 किलोमीटर है। तो 2000 किलोमीटर और 2 मीटर, मान लो कि तुम ड्राइव कर रहे थे, तुम्हारे पीछे तुम्हारा दोस्त बैठा हुआ है, तो तुम बोले मैं 2000 किलोमीटर और 2 मीटर ट्रैवल किया। तुम्हारा दोस्त बोलेगा हम तो दो, चूंकि वो आगे है वो पीछे है, वो कहेगा हम 2000 किलोमीटर तय किए। क्या दोनों में अंतर हो गई। अरे उससे ज्यादा तो तुम्हारा मेजरमेंट का एरर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। उससे ज्यादा तो एरर है तुम्हारे मेजरमेंट में, जितना का वो डिफरेंस तुम नोट कर रहे हो, है कि नहीं ये बात। तो इसका मतलब उस कार के साइज से कोई लेना देना अपने को नहीं था। तो जब कोई बॉडी, भले ही एक्सटेंडेड बॉडी है, वो जो ट्रेवल कर रही है, तो उसका जो लेंथ है उसका कोई रोल नहीं है हमारे प्रॉब्लम में, है ना। तो हम उसका साइज कंसीडर नहीं करते। क्लियर है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं समझ में आया। अगर मैं कार से 2000 किलोमीटर गया बेटा, उस 2000 किलोमीटर में कोई बोले कि नहीं नहीं आप तो कार का साइज भी नोट करो, तो 2000 किलोमीटर का मतलब समझती है, इसमें 3 जीरो और बिठाओ, +- 2, ये क्या फर्क लाएगा मेजरमेंट पे। तो कोई फर्क नहीं लाएगा, तो हटा दो ना साइज। बात समझ में आया। जैसे आपका अर्थ क्या है, इसका भी तो कुछ औकात है कि नहीं है अपना, है। चंद्रमा, इसकी भी अपनी औकात है कि नहीं है। लेकिन जब इस दोनों के बीच की दूरी देखोगे तो इसकी औकात भूल जाओगे, है ना। नहीं समझ में आता है भाई, ये इसके बीच का सेपरेशन is much larger than the size of earth and size of moon. If you take this as a sun and this as a earth, तो फिर दोनों के बीच का सेपरेशन अर्थ और सन के साइज से काफी बड़ा है। तो इसको हम पार्टिकल बोल सकते कि नहीं बोल सकते। अब समझ में आया। तो जब प्रॉब्लम में इन्वॉल्व डिस्टेंस बॉडीज के साइज से बहुत बड़ा होता है, तो हम बॉडी को के साइज को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, और वो पार्टिकल बिहेवियर हो जाता है उसका, पॉइंट बिहेवियर हो जाता है उसका। आई बात समझ में। अब है कि लेकिन सर अगर दूरी ज्यादा ना हो तब क्या करेंगे, ये तो समझ में आ गया। अब मान लो जैसे ये रॉड है, अब इस रॉड को मैंने मूव कराया, अब ये वाला पॉइंट ऐसे मूव करके यहां आया है, और ये वाला पॉइंट भी ऐसे मूव करके यहां आया है, ये वाला पॉइंट भी ऐसे ही मूव करके यहां आया है। तो इसमें सभी पॉइंट का जो मोशन हो रहा है वो एक ही जैसा हो रहा है, आइडेंटिकल फैशन में हो रहा है। सच काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं, है ना। लेकिन अगर इसी में आ जाए और ये ऐसे हो गया, अब इसका पाथ देखो कैसा हो गया और इसका देखो कैसा हो गया, क्या दोनों बराबर चल रहे हैं क्या। हाँ, देखने में भले ही तुमको लग रहा है कि सब बराबर चल रहे हैं, लेकिन है नहीं। गौर करो, यहां से यहां देखो, यहां से यहां तक तो सब बराबर था, इसके बाद अंतर पड़ना शुरू हो गया, हाँ या ना। तो सभी पॉइंट्स के मोशन एक जैसे नहीं रहे। ऐसे मोशन में भले ही ट्रांसलेशन हो या ना हो, रोटेशन जरूर इन्वॉल्व हो जाता है।
हो सकता था हम ऐसे नहीं लाते, हम सीधे ऐसे लेके आते, ये रॉड था, ये ऐसे हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? तो ऐसे मोशन में एक रोटेशनल पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है, जिसके कारण सभी पॉइंट का मोशन एक जैसा नहीं होता। जब सभी पॉइंट का मोशन एक जैसा है तो पूरे बॉडी का मोशन लो या किसी एक पॉइंट का मोशन स्टडी कर लो, बात तो एक ही हो जाती। ऐसे मोशंस में यानी ट्रांसलेशनल मोशंस में हम किसी एक्सटेंडेड बॉडी को एज अ पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सो वी ट्रीटेड ए पार्टिकल। तो अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं भी है, फिर भी हम किसी एक्सटेंडेड बॉडी को एज अ पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं, अगर उसका हर एक पॉइंट का मोशन एक जैसा हो और यू जस्ट से दैट द बॉडी इज ट्रांसलेटिंग। क्लियर है ये बात? कितनी बात समझ में आई? हाँ या ना? क्लियर है? चलो, इसमें आप नोट करने लायक चीजें नोट कर, बहुत कुछ हम एक्सप्लेन करते हैं, कुछ चीजें नोट करने लायक होती है। जैसे पॉइंट का कॉन्सेप्ट नोट करने लायक चीज है। किन किन परिस्थितियों में हम किसी बॉडी को एज अ पॉइंट ट्रीट करते हैं? हो गया? कोई जरूरी नहीं है चीजें अंग्रेजी में लिखी जाए, आप अपनी समझने वाली भाषा में लिख लीजिए। हाँ, नहीं लिखना है वो सब। एंगुलर एक्सेलरेशन बोले क्यों अभी लिखने? हम कई बार चीजें समझाने के लिए एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? उसमें हर चीज लिखना जरूरी नहीं है, काम का चीज लिख लो, बात आगे बढ़, है ना? हमने इसमें आपको क्या बताया? पार्टिकल बेसिकली एक मैथमेटिकल आइडिया को फिजिक्स में यूज करने का तरीका है, पॉइंट है बस, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं उसके अंदर। दूसरी बात यह कि कब कह सकते हैं किसी बॉडी को पार्टिकल, क्योंकि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे फिजिक्स में तो अपने पास तो बॉडी ही आएगा, पार्टिकल तो कभी आएगा ही नहीं। तो उस बॉडी का अगर लीनियर साइज जो डिस्टेंस इन्वॉल्व हो रहा है या जिस पॉइंट पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, उसकी अपेक्षा बहुत कम है, तो यू कैन ट्रीट इट एज अ पार्टिकल। ठीक है? जैसे ये पेन है, अब ये एक्सटेंडेड बॉडी है या पार्टिकल है, इट ऑल डिपेंड्स कि हम कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, या इसका कोई भी फिनोमेना हमको ऑब्जर्व करना, मान लो ये चार्ज है, अगर हमको इसके नजदीक में फील्ड अगर मेजर करना है तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो लेंथ है ये कंपेरेबल अगर है, तब हम इसको क्या मानेंगे? एक्सटेंडेड बॉडी। लेकिन अगर यहां इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर और हम चले गए 3 मीटर पर या 30 मीटर पर, तब इसका बिहेवियर कैसा होगा? एज ए पार्टिकल हो जाएगा।
आई बात समझ में कि नहीं आई? सो बस यही मामला है, तो आपको ये मामला समझना होगा। चलिए आगे बढ़े। अब ये पॉइंट जो मूव करेगा तो हम तो देखेंगे कहीं से। मान लो ये पॉइंट यहां पे है, ये पॉइंट पी है, तो मेरा ऑब्जर्वर कहीं ना कहीं होगा ना जी। तो मेरा ऑब्जर्वर यहां है, ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर से उस पार्टिकल को देखने का तरीका क्या है? वी मस्ट डिफाइन अ वेक्टर, वी कॉल इट द पोजीशन वेक्टर। इसको कैसे? पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। किसी पार्टिकल का पोजीशन कैसे मापते हैं हम लोग? कहीं ना कहीं से मापते हैं। तो इसको मापने का तरीका क्या है? पोजीशन वेक्टर है। आप पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर लीजिए। कैसे डिफाइन करिएगा? तो आप अपना ऑब्जर्वर कहीं सेट कीजिएगा, ऑब्जर्वर से उस पार्टिकल तक जो जोड़ने वाला वेक्टर होगा वी कॉल इट द पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? अब हमारा सवाल इसमें आता है कि भाई अगर हमने ऐसा किया तो और क्या कर सकते थे हम? तो मेरे पास एक उपाय ये था कि मैंने ना इसी ऑब्जर्वर, जहां ऑब्जर्वर है वहीं पे अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन कर लिया। कोई प्रॉब्लम? ऐसा तो ऑब्जर्वर जो है वो कहां पर है? ओरिजिन पर आ गया। ओके, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया आर। अब आर लिखना मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का कुछ ना कुछ स्पेस कोऑर्डिनेट है। क्या है? एक्स वाई जेड। ठीक है, तो मैं इस पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखूंगा? ऑलरेडी तुम्हारे लिए नोन है ये, हाँ या ना? ऐसे लिखूंगा। लेकिन जरूरी तो नहीं था ना कि ऐसा होता। मेरा ऑब्जर्वर यहां है, पार्टिकल यहां है, ये चीजें यही है। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं, हमने ना अपना ओरिजिन यहां फिक्स कर लिया, अब तो कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां से तुम्हारा चल रहा है, हाँ या ना? और तुम्हारा ऑब्जर्वर यहां है, अब क्या करोगे? तो हमारे ओरिजिन से ऑब्जर्वर का भी तो कोई पोजीशन वेक्टर होगा कि नहीं होगा? ये ऑब्जर्वर का पोजीशन वेक्टर, और हमारे ओरिजिन से इस पार्टिकल का भी पोजीशन वेक्टर होगा, हाँ या ना? होगा या नहीं होगा? ये पोजीशन वेक्टर अभी आर लिख रहे हैं। इस पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये ओरिजिन है ना? एक्स वाई जेड है, और ऑब्जर्वर जहां पर है इसका कोऑर्डिनेट मान लो है एक्स ओ वाई ओ जेड ओ। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो अब देखो तो जरा वेक्टर रूल लगा देते हैं हम लोग। क्या आ जा रहा है? आर नॉट वेक्टर प्लस ये वाली वेक्टर, कुछ भी नाम दे दो इसे, है ना? आर प्राइम वेक्टर नाम दे दिया, तो आर प्राइम वेक्टर दैट इज द आर वेक्टर, है ना? तो ये जो मेरा आर प्राइम वेक्टर आ रहा है ये कितना आ रहा है? आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? अब तुम आर वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो वो देखो। आर वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और आर नॉट वेक्टर इज एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट के कैप, है ना? क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा? एक्स माइनस एक्स नॉट आई कैप हो जाएगा, वाई माइनस वाई नॉट जे कैप हो जाएगा, प्लस जेड माइनस जेड नॉट के कैप हो जाएगा, हाँ या ना? देखो इसमें से इसको माइनस करके देखो आगे समझ में। क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत है? चलो, वैसे भी ये आइडिया हम लोग ऑलरेडी अगर मैथ समझ रहे हैं तो हमको पता है कि मान लो ये कोई वेक्टर है और इसका जो ये टेल है, टेल का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और ये जो हेड है, हेड का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2।
तो ये जो वेक्टर तुम ड्रॉ करोगे, मान लो इस वेक्टर को पी वेक्टर कह रहे हैं, वो पी वेक्टर कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 जे कैप हो जाता है। वही चीज तो यहां भी हो रहा है। देखो इस वेक्टर को लिखना है तो क्या लिखोगे, x माइनस एक्स नॉट, y माइनस वाई नॉट, z माइनस जेड नॉट, और बाकी चीजें हम निकाल लेते। तो किसी पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो किस बात पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ ओरिजिन। इफ यू चेंज द ओरिजिन, वो चीजें, क्योंकि उस पॉइंट का मेजरमेंट तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगा, तो कहां पे है ना। अब तुम कहां पे हो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तुमको देखना है, तो बेस्ट चॉइस क्या है अपना, तो ऑब्जर्वर को कहां डाल दो, ओरिजिन पे डाल दो, झंझट ही खत्म। क्लियर है कि नहीं है, अपनी बात समझ में आएगी नहीं आई, चलो फटाफट नोट करिए। तो यहां पे देख लो कि इसका मतलब किसी पार्टिकल का पोजीशन कैरेक्टराइज कैसे होता है, पोजीशन वेक्टर से कैरेक्टराइज होता है। पोजीशन वेक्टर दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, हमारा ओरिजिन कहां है, हमारा ऑब्जर्वर कहां, ठीक है, और पार्टिकल कहां है ना। तो यानी चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करता है। क्लियर है इतना, क्लियर है ना, यानी इफ यू चेंज द चॉइस ऑफ ओरिजिन पोजीशन वेक्टर विल चेंज। क्लियर है।